नमस्कार दोस्तों। गुजरात चुनाव की बहुत समीक्षा हो रही है। हिमाचल प्रदेश के चुनावों की उतनी समीक्षा नहीं हो रही है। हिमाचल प्रदेश की एक समीक्षा सिर्फ इस बात को लेकर हो रही है कि राहुल गांधी वहां पर प्रचार करने के लिए नहीं गए, जिसे कहते हैं कि उन्होंने वहां पर कदम तक नहीं धरा, और कांग्रेस घर बैठे बैठाए चुनाव जीत गई। लोगों का कहना है कि काश राहुल गांधी ने अगर एक सभा जो राजकोट में उन्होंने की थी गुजरात में ना की होती तो शायद कांग्रेस की इतनी दुर्गति ना हुई होती। लेकिन ये तो बातें हुई मजाक की। सीरियस बात बताता हूं मैं आपको। हिमाचल प्रदेश में अगर 30-35 हजार वोट और मिल गई होती बीजेपी को तो बीजेपी वहां फिर से सरकार बना लेती। लगभग 1% मतों का अंतर रहा है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। 1% से भी कम का माना जा रहा है। और बीजेपी आज बाहर बैठी है और कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिल गया है। 2018 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अंतिम जीत उन्होंने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हासिल की थी 2018 के चुनावों में। अगले साल इन तीनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश की बात अगर मैं छोड़ दूं तो गुजरात का चुनाव बीजेपी के लिए कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण है, मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। गुजरात में 11 राज्यसभा सीटें हैं, इनमें से 8 बीजेपी के पास हैं और 2026 के मध्य तक, अप्रैल मई तक, ये सारी की सारी राज्यसभा सीटें बीजेपी की हो जाएंगी। और ये एक ऐसा स्टेट हो जाएगा जिसमें राज्यसभा का कोई भी सांसद नहीं बचेगा कांग्रेस का, और यहाँ पर सारे के सारे राज्यसभा सांसद बीजेपी के हो जाएंगे। साथ ही साथ इन चुनावों के नतीजों ने एक चीज और भी स्पष्ट की है कि 2024 में यहाँ की 26 की 26 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतने जा रही है बड़ी आसानी से। लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अगर यहाँ पर चुनाव ना लड़ा होता, 10-12% वोट नहीं लिए होते, तो शायद कांग्रेस की स्थिति बेटर होती। मैं इस बात को नहीं मानता। आंकड़े बताते हैं कि अगर कांग्रेस के वोट में आम आदमी पार्टी को मिला हुआ वोट भी जोड़ दें तो भी दोनों मिलकर आसपास नहीं बैठ रहे हैं। 50% से अधिक का वोट मिला है बीजेपी को, जबकि ये दोनों मिलाकर 35-40% के आसपास ही पहुंच पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहाँ का जो चुनाव है, मेरा मानना है कि इसकी जीत का जो रिफ्लेक्शन है, इसकी जीत का जो मैसेज है, वो उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी मार्च के महीने में, उससे किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जाना चाहिए। दूसरे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के योगदान को लेकर कई जो विरोधी मीडिया है, लुटियंस मीडिया है, वो लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं कर रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी को गुजरात की जीत का श्रेय दे रही है बीजेपी, तो फिर हिमाचल प्रदेश की हार का श्रेय किसे दिया जाएगा। यहां सब लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में संगठन में एका नहीं था। हालांकि जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री हैं वो रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, इन सब का कोई प्रभाव वहां पर नजर नहीं आया। लेकिन फिर भी बीजेपी के थिंक टैंक का मानना है कि बीजेपी ने जितनी भी सीटें जीती हैं हिमाचल प्रदेश में, उसका मैक्सिमम क्रेडिट नरेंद्र मोदी के चेहरे को है। जो कोर वोटर है, कैडर वोटर है, जो बीजेपी को ही वोट करता है, नरेंद्र मोदी को ही वोट करता है, उन्होंने वोट डाली नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को। और यहाँ की जो 4 लोकसभा सीटें हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इन लोकसभा सीटों में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। आप सब जान ही रहे हैं कि छोटे छोटे पॉकेट्स में कई ऐसी सीटें हैं जिनमें 1000-2000 के अंतर से बीजेपी ने हारी है, लेकिन ओवरऑल केवल दोनों पार्टियों के बीच टोटल मतों के अंतर की बात करें तो केवल 30-32 हजार वोटों का ही अंतर निकलकर सामने आ रहा है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के बारे में मैं एक ऐसा तथ्य बताने जा रहा हूं जिस पर किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। सभी लोग अपनी ही कहानी गाने में लगे हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐसा काम किया था
जिसकी वजह से आज गुजरात में बीजेपी को इस तरीके की ऐतिहासिक जीत मिली है। और ये काम ज़्यादा पुराना नहीं, अभी कुछ महीने पहले ही हुआ था और सब लोग बड़ी जल्दी भूल गए। एक छोटे से उदाहरण से बात शुरू करता हूँ। गुजरात की झगाड़िया सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के रितेश पटेल को 89,552 89,552 वोट मिले और उन्होंने यहाँ से 7 बार के विधायक छोटू भाई वसावा को हराया है। यहाँ का जो समीकरण है, और ये जो छोटू भाई वसावा हैं, इनके बारे में आपको बता दूं क्या है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भगत उर्मिला बेन को उतारा था, जिन्हें 19,197 वोट मिले, और कांग्रेस के प्रत्याशी फतेह भाई चिमन भाई वसावा को 15,128 वोट मिले। अब मैं बताता हूँ आपको छोटू भाई वसावा के बारे में, जो 7 बार के विधायक थे और यहाँ से हारे हैं। अब सुनिएगा इनकी कहानी। देखिए, छोटू भाई वसावा को गुजरात में आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। झगाड़िया एक आदिवासी बहुल सीट है। छोटू भाई यहाँ से 7 बार से विधायकी जीत रहे हैं। 1990 से लगातार जीत रहे हैं, पहले जनता दल से, फिर जनता दल यूनाइटेड, और जब 2017 में जेडीयू ने शरद यादव को पार्टी से निकाला तो छोटू वसावा ने जेडीयू छोड़कर अपनी एक पार्टी बना ली, भारतीय ट्राइबल पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी। और 2017 का चुनाव इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ा और उसे जीतने में सफल रहे। यहाँ पर इस बार एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। यहाँ पर चर्चा ये आई कि छोटू भाई वसावा के सामने उनके बेटे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब वो भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं छोटू भाई वसावा, और उन पर जो उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके बेटे महेश वसावा, दोनों में इस एक संयोजक है और एक पार्टी का अध्यक्ष है। छोटू भाई वसावा ने जेडीयू के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया इस बार, और इधर ऐलान हुआ और उधर महेश भाई वसावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो गठबंधन है उनके पिता की निजी राय है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने किसी से गठबंधन नहीं किया है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। महेश ने बीटीपी के उम्मीदवारों की लिस्ट से अपने पिता का ही नाम काट दिया और खुद झगड़िया से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पर्चा भर दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में महेश वसावा डेडियापाड़ा से जीते थे, लेकिन इसके बाद छोटू वसावा ने, उनके पिता ने, निर्दलीय पर्चा भर दिया। और ये कहा जा रहा, उनका कहना था कि मुझे पार्टी की ज़रूरत नहीं है, वे खुद पार्टी है, मैंने बनाई है, तो मैं तो निर्दलीय भी जीत लूँगा। लेकिन बाद में बेटे महेश को ऐसा लगा कि अगर हम इस तरह से आपस में लड़ेंगे, दोनों हम मैदान में लड़ जाएंगे, तो बीजेपी को ये सीट आसानी से मिल जाएगी। इसी वजह से उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और यहाँ से छोटू भाई वसावा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े और उन्हें 66,433 वोट मिले, 33.64%। जबकि बीजेपी ने भी यहाँ से आदिवासी प्रत्याशी काला भाई, जिनको कहते हैं, रितेश कुमार रमन भाई वसावा को प्रत्याशी उतारा, जिन्हें 89,933 वोट्स मिले। और इस तरीके से बीजेपी ने बीटीपी के हाथ से, एक आदिवासी नेता के हाथ से, ये सीट आसानी से छटकने में सफलता हासिल की। देखिए, गुजरात में सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, गुजरात में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आदिवासी जनजातियों के लिए सीटें रिजर्व हैं, वो 27 हैं और इस बार बीजेपी ने 23 सीटें इनमें से जीतने में सफलता हासिल की है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछली बार कांग्रेस को यहाँ पर 17 सीटें मिली थी इस बेल्ट में, आदिवासी में, और यहाँ पर आप जान रहे थे कि इस इलाके में पाटीदार आंदोलन भी चल रहा था और उसका भी प्रभाव हुआ था और कांग्रेस को फायदा हुआ था, बीजेपी को नुकसान हुआ था। लेकिन ये जो 17 सीटें 2017 में बीजेपी ने, कांग्रेस ने जीती थी, इनमें से केवल 3 सीटें इस बार बची हैं इनकी, यानी कि 27 में से 23 सीटें बीजेपी की और 3 सीटें इनके पास आई हैं। यहाँ तक कि जो कांग्रेस में जो विधानसभा में विपक्ष के नेता थे कांग्रेस की तरफ से, सुखराम राठवा, वो भी जेतपुर पवी सीट है, वहाँ से हार गए। और इस तरीके से बीटीपी यहाँ से, जो भारतीय ट्राइब्स पार्टी है, वो यहाँ से पूरी तरह से साफ हो गई। और 33 जिले ऐसे हैं जिनमें से कांग्रेस का 22 जिलों में खाता ही नहीं खुला है। आप सोच रहे होंगे मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।
दक्षिणी गुजरात के आदिवासी बहुल सीटों पर 65 से 74% के बीच मतदान हुआ। लोग इस बार ये कह रहे थे कि गुजरात में दोनों चरणों में 1-2-3% मतदान कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आदिवासी बहुल इलाकों में 65 से 74% के बीच मतदान हुआ। और व्यारा, निजार, डांगा, दिदयापाड़ा, झगाड़िया, इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं ने कांग्रेस और भारतीय ट्राइबल पार्टी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं, बेरोजगारी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना में आदिवासियों की मूल्यवान भूमि पार्सल खोने जैसे मुद्दों के बाद भी भाजपा को नुकसान नहीं उठाना पड़ा। और कांग्रेस के गढ़ व्यारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के मौजूदा विधायक पुनाजी गामित, जो लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे थे, वो भाजपा के मोहन कोंकणी से हार गए। 2017 में पुनाजी गामित ने 24,414 मतों से जीत हासिल की थी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, झगड़िया विधानसभा क्षेत्र जो 1990 से भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक छोटू वसावा, जिनके बारे में बताया, उनके पास था, उसको जीतकर बीजेपी ने एक बड़ा काम किया है। कुछ लोगों का कहना है कि ट्राइबल्स इलाकों में बहुत सारे ऐसे काम हुए। आम आदमी पार्टी ने भी वोट बैंक में जो है सेंध लगाई और कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ। दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने गुजरात में एसटी आरक्षित 27 सीटों में से जो 15-17 जीती थी, उसमें बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों का संतोष करना पड़ा था और छोटू वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 सीटें मिली थी और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। लेकिन इस बार बिल्कुल उलट हुआ है, सारे समीकरण पलट गए हैं। आप सोच रहे होगे कि मैं इस चीज़ पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ। जरा देखिए, नरेंद्र मोदी के बगल में यहाँ पर एक महिला सफ़ेद साड़ी में खड़ी हुई नजर आ रही हैं। जरा बताइए कि ये कौन है। सब जानते हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। कितने महीने हुए हैं इन्हें, बताइए, इस देश की राष्ट्रपति बने हुए? बताइए। सब लोग जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। आदिवासी जो इस देश के हर राज्य में कूट कूट कर भरे हुए हैं। आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, साउथ में चले जाइए, या राजस्थान में चले जाएं, या फिर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कहीं भी चले जाएं, आदिवासी कहाँ नहीं है। अगर नॉर्थ इंडिया में कुछ स्टेट्स छोड़ दी जाएं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल वगैरह, पंजाब वगैरह, तो आदिवासी कहाँ नहीं हैं। इवन आदिवासी जम्मू कश्मीर में भी हैं, लेकिन आदिवासियों को आज तक हमारे देश में वो सम्मान ही नहीं मिला जिसके ये हकदार थे। और नरेंद्र मोदी ने पहली बार एक आदिवासी महिला को यहाँ पर यह सम्मान दिया और उन्हें देश की राष्ट्रपति बनाया। लोग भूल रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने जब इस आदिवासी बहुल इलाके में साउथ गुजरात में जब प्रचार शुरू किया था, तो अमित शाह ने अपनी एक रैली में इस बात को लोगों को याद कराया था कि आदिवासियों के बारे में बात करने वाली कांग्रेस पार्टी इस देश में 2-2, 3-3 मुसलमान राष्ट्रपति तो बना चुकी है, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस देश का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, सबसे जो उपेक्षित वर्ग है आदिवासी, उसे भी कभी इसका सम्मान दे दिया जाए। और नरेंद्र मोदी का ये तीर बिल्कुल सही साबित हुआ है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने चर्चाएं बहुत की हैं, लेकिन किसी ने भी इस बात को पकड़ने की कोशिश नहीं की कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनाया गया था, कुछ ही महीने पहले। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अभी द्रौपदी मुर्मू एक दौरा करने के लिए भी आई थी यहाँ पर अक्टूबर के महीने में, और 2 दिवसीय दौरा उन्होंने किया था। और ये राष्ट्रपति के रूप में उनका पहला गुजरात दौरा था। और इसमें द्रौपदी मुर्मू अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में गई थी। बाद में वो GMIRS गांधीनगर में स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति, बंदरगाह विकास से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया था। और बाद में गांधीनगर में उनके सम्मान में गुजरात सरकार द्वारा एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया था। इसके अलावा 4 अक्टूबर को वो महिला उद्यमों के लिए, जो महिला कारोबारी हैं, उनके लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का शुभारंभ उन्होंने किया था। और अहमदाबाद स्थित इस विश्वविद्यालय में शिक्षा और आदिवासी विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की उन्होंने आधारशिला भी रखी थी। तो लोग ये भूल रहे हैं, नरेंद्र मोदी इन चीज़ों को नहीं भूलते, कहाँ उन्होंने क्या काम किया था। लेकिन
द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनाया जाना भी एक बड़ा फैक्टर रहा है और आदिवासियों ने ये महसूस किया है कि हाँ, वास्तव में जो हमारे साथ बुरा हो रहा था उसको नरेंद्र मोदी ने काफ़ी हद तक सुधारा है। हालांकि आदिवासी जो गुजरात के हैं वो 2002 से ही नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन जैसा प्यार इस बार मिला है, एकदम क्लीन स्वीप, ऐसा कभी नहीं हुआ आदिवासी इलाकों में किसी भी पार्टी के साथ। और इसका मेरा तो ये अपना आकलन है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जाना भी बहुत बड़ा इसका एक वजह है। और एक और बता रहा हूँ आपको, अगले साल राजस्थान में चुनाव हो रहा है और ये द्रौपदी की मुर्मू के बगल में जो दूसरे शख्स खड़े हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इनका अगले साल होने वाले राजस्थान के चुनाव में बड़ा रोल रहने जा रहा है। जाट बिरादरी से आते हैं और जाटों का बड़ा दबदबा है राजस्थान में, और देख लीजिएगा अगली बार नरेंद्र मोदी इसका किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। हालांकि मैंने एक दो वीडियो बना भी दी हैं कि जगदीप धनखड़ को किस वजह से उपराष्ट्रपति इन्होंने बनाया है नरेंद्र मोदी ने। मैंने बताया था कि वेंकैया नायडू से बहुत सारे ऐसे काम थे जो नरेंद्र मोदी नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन जगदीप धनखड़ अब वो सारे काम कर पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी दूर की कौड़ी लेकर आते हैं, और अब जो मोदी मोदी हो रहा है उसका कोई अगर ये कहता है कि नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, बीजेपी को ही मिलना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में तो नरेंद्र मोदी जितवा नहीं पाए, तो उन्हें जरा आकलन करना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्या वजह रही। नरेंद्र मोदी ने तो हिमाचल प्रदेश में जो बागी प्रत्याशी लड़ रहे थे उन्हें फ़ोन तक किया और उन्हें मनाने की कोशिश की। राहुल गांधी तो कभी परवाह भी नहीं करते, कायदे से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की झोली में खुद आकर गिरा है। गांधी परिवार ने ऐसा कुछ नहीं किया कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जीत जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हमेशा चीज़ों को फोकस में रखा है और वो बहुत दूर की सोचते रहते हैं। खैर, अब गुजरात में सफलता ऐतिहासिक मिली है और इसका क्रेडिट मैं तो नरेंद्र मोदी को ही देना चाहूँगा और किसी को नहीं देना चाहूँगा। भूपेंद्र पटेल को उन्होंने सीएम बनाया, ये भी एक बड़ा दांव था। शायद कुछ लोगों का कहना है कि जयराम ठाकुर को सीएम के पद से हटा दिया जाता, किसी और को सीएम बना दिया जाता। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हकीकत बात है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जाना निश्चित रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से एक, जिसे कहते हैं ना कि अंडर करंट का काम कर गया है गुजरात में बीजेपी के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं देख रहा था बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस लेने का अभी समय नहीं है। एक दो क्वेश्चंस फटाफट ले लेता हूं जो महत्वपूर्ण से मुझे लग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम के बारे में ये पूछ रहे हैं, जनाब जी नहीं, अभी इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। और एसपीएस कह रहे हैं कि यूसीसी इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा में। वो एक मेंबर ने प्राइवेट बिल के रूप में उसे पेश किया है यूसीसी को, तो उस पर इतनी चर्चा की मुझे लगता नहीं कि गुंजाइश है। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अरे सोहम बसाक भाई, आपकी मेंबरशिप का क्या हुआ? आपके सामने मेंबरशिप बैच कैसे हट गया? आप तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा हैं। आप सब लोगों से निवेदन है जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, पर कृपया करके अपनी मेंबरशिप को रिन्यू करा लें, वरना एक दो दिन में आपको मेरी टीम के सदस्य उससे बाहर ना कर दें, फिर जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोगों से निवेदन है कि सपोर्ट करें और चैनल को कंट्रीब्यूट जरूर करते रहें, गूगल पे के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, उन पर आप फोकस करें। अगर आप विदेश में रहते हैं तो प्लीज़ पेपाल के माध्यम से कंट्रीब्यूट करें। हर्ष की बात सर्च करेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।